हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस। आज से हम 15 सितंबर से एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो 10 से अटेम्प्ट होगी। 10th न्यू सीरीज स्टार्ट। सोशल साइंस हम पहले इसमें लेंगे क्योंकि सोशल साइंस थोड़ा बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, तो इसे पहले कराइए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पहले उठा रहे हैं। जैसा कि उस दिन अपन ने पेपर प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2 मार्क्स के, जो 24 मार्क्स को अटेम्प्ट करेंगे। 20 मार्क्स 24 जो होता है ना, जो सर्कल जो अपने लिए परसेंटेज गेन करने में काफ़ी हद तक हमारी मदद करेगा। तो हम इसी चीज़ पे बल देने के लिए 10th की न्यू सीरीज में सोशल साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे और 1 शॉट्स में 10 क्वेश्चन समझाएंगे और 10 क्वेश्चंस को आपको सिंपल लैंग्वेज में अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उसी के हिसाब से हम इसका टेस्ट लेंगे। तो पहली सीरीज में अपन 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसे सरल ढंग से हम कैसे करें। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आता है, चादर अप्रदन किसे कहते हैं? चादर अप्रदन किसे कहते हैं? गाइस, इसके नोट्स जो है ना, वो आप कॉपी में बनाते जाओ, जिससे क्वेश्चंस को लिखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी चीज आपको यह भी याद रखना है कि क्वेश्चंस लिखते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए वीडियो में प्लीज कमेंट जरूर करें। तो देखिए, चादर अप्रदन एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें ढाल वाला जो जल होता है वो नीचे की ओर चला जाता है और कभी कभी उसके संग, जैसे कि देखिए अपन जब खेती करते हैं तो खेती में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उसमें खाद भी डालते, बेहतर से बेहतर बीज डालते। तो चादर अप्रदन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम ऊपरी मृदा घुलकर जल के रूप में साथ बह जाती है। ऊपरी जो मृदा होती है ना, जैसे कि वो जल के साथ बहकर बढ़ने की प्रक्रिया को हम चादर अप्रदन कहते हैं। दूसरा होता है, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषता। तो देखिए, अपन इसमें सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी में चूना तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है और यह मृदा अधिक समय तक उपजाऊ होती है। यह मृदा कैसी होती है? उपजाऊ होती है और इसमें अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है इसी के साथ साथ, जिसका नाम है तीसरा क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अप्रदन की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अप्रदन की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए गाइस, सबसे पहले समझें कि मृदा अप्रदन होता क्या है। मृदा अप्रदन ऐसा होता है कि कई बार खेती जब हम करते हैं तो बहुत तेज हवा चलती है, आंधियां आती हैं, तो उपजाऊ मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान चली जाती है। दूसरी चीज क्या होता है कि अत्यधिक पशुचारण, जैसे कि जो पशु हैं, जब वो पशु खेती चरते हैं तो उनके खुरों से मिट्टी, जो उनके पैर होते हैं उन्हें खुर बोलते हैं, उनके खुरों से मिट्टी क्या हो जाती है? ढीली पड़ जाती है। तो मिट्टी ढीली पड़ना तो अपने संग उपजाऊपन भी लेके चली जाती है, तो इसके कारण भी मृदा अप्रदन होता है। अब तीसरा कारण बनता है, जैसे कि मान के चलिए कि बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बारिश होने के साथ साथ यदि हम पट्टीदार खेती नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो बहकर चली जाती है पानी के संग। तो ऐसी स्थिति को हम मृदा अप्रदन कहते हैं। अब इस पे क्वेश्चन किया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अप्रदन को रोकथाम के उपाय बताइए। तो नंबर 1, सबसे पहले समुच्चय खेती करना। समुच्चय खेती करना। सेकंड होता है सीढ़ीदार खेत बनाना। सीढ़ीदार खेत बनाना। और नंबर 3, पट्टीदार खेती करना। कैसी खेती करना बेटा? पट्टीदार खेती।
पट्टीदार खेती वह खेती होती है जिसमें अपन पट्टी बनाकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को रोक भी सकते हैं, क्योंकि देखिए पहाड़ी ऐसे इलाका होता है, अब इसमें ज्यादा समय तक पानी तो टिक नहीं सकता, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं कि इस पद्धति का उपयोग करते हैं, पट्टीदार खेती, सीढ़ीदार खेती और समुच्चय खेती। ये तीसरा क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन आता है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन आता है बेटा मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 4, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। तो अपन लिखेंगे जैसा कि भी मैंने कहा कि जब तेज गति से हवाएं चलती हैं, जब अत्यधिक पशुचारण होता है, नंबर 3, और जैसे कि तेज बारिश होती है तो उसके संग मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी होती है एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान तक चली जाती है, इसे अपन मृदा अपरदन कहते हैं। पवन अपरदन किसे कहते हैं, तो पवन अपरदन में अपन क्या लिखेंगे, पवन अपरदन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो समझिए बेटा पवन अपरदन का तात्पर्य होता है जब तेज गति से हवाएं चलती हैं तो उपजाऊ मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसे पवन अपरदन कहते हैं, पवन अपरदन कहते हैं। इसके बाद आता है संसाधन किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का, संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए संसाधन एक तो मानव निर्मित होते हैं और एक प्रकृति प्रदत्त होते हैं। प्रकृति प्रदत्त जब देखिए हम नहीं थे, जब प्रकृति का निर्माण हुआ तो पवन, सूर्य, चंद्र, ये सारी चीजें अपन को प्राप्त हुई। प्रकृति के साथ साथ अपन ने देखा पेड़ पौधे और पृथ्वी का पूरा वायु का आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए, जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, ये सारी चीजों की उत्पत्ति जो होती है वो संसाधन कहलाती है। मानव निर्मित संसाधन वह होता है कि मानव इनका निर्माण स्वयं करता है और यह संसाधन भौतिक रूप में पाए जाते हैं। प्रकृति प्रदत्त संसाधन भी भौतिक रूप से ही पाए जाते हैं, लेकिन प्रकृति के जो प्रदत्त संसाधन है उनको मनुष्य अपने पुरुषार्थ के कारण, मनुष्य अपने कर्मों के कारण इन्हें और अच्छा कर सकता है, उन्हें उपजाऊ योग्य बना सकता है। अब जैसे भूमि पड़ी है तो भूमि उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन है, इसे सक्रिय कैसे करेंगे, तो उस पर अच्छी से अच्छी खेती करें, अच्छे से अच्छे बीज डालें, अच्छी से अच्छी खाद डालें तो फसल उगेगी। नहीं तो भले ही जमीन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो संसाधन भी ऐसे ही होते हैं, मानव निर्मित संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य निर्माण करता है और जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसी के हिसाब से उसे उसका फल मिलता है। तो संसाधन ऐसे जो पर्यावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हमारे जीवन यापन के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। अब अगला क्वेश्चन आता है जिसका नाम है 7 नंबर, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। वैसे तो बेटा क्या होता है, मनुष्य की आवश्यकता होती है 3, रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा जो चौथी आवश्यकता होती है वो विलासितापूर्ण होती है। उसका वास्तविक जीवन में यदि हम जरूरत से ज्यादा उपयोग करें तो हम भी विलासी हो जाएंगे और कोई ना कोई बीमारी के शिकार हो जाएंगे। महापुरुषों द्वारा में सिर्फ 3 बातें कही गई कि सतत पोषणीय विकास वह विकास होता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम करें, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ये नहीं है पेड़ों को काट दिए सड़कें बना दी, पेड़ों को काट दिया और जनसंख्या वृद्धि है तो प्लांटेशंस कर नहीं रहे, अधिक मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास किया जाता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। देखिए बेटा आपको एक चीज और मैं बता दूं, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा अपन को कम से कम शब्दों में कहने पड़ते हैं। इनकी जो शब्द सीमा होती है वो ज्यादा से ज्यादा 30 वर्डों में अपनी बात को खत्म करना होता है। तो मैं सिंपल डेफिनेशंस बता रहा हूँ, उसी के हिसाब से अपन को करना है। अब अगला क्वेश्चन आता है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं।
से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि मृदा संरक्षण का तात्पर्य होता है मृदा संरक्षण का तात्पर्य होता है कि मृदा जो है उसे उपजाऊ बनाना। तो अच्छी से अच्छी खाद का यूज करना, ऐसी खाद जो ऑर्गेनिक हो, जो उत्पादन भी दे और वह हार्मफुल ना हो। तो ऐसी स्थिति में अपन मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? मृदा को संरक्षित करना, उसे अपरदन से बचाना, उसमें उपजाऊपन लाना, अच्छी से अच्छी खाद का प्रयोग करना, अच्छी से अच्छे बीजों का प्रयोग करके उसकी पैदावार को बढ़ाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। इसमें अपन ने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। अब बचते हैं 2 क्वेश्चंस जो फर्स्ट चैप्टर में करा रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, बागर किसे कहते हैं? बागर किसे कहते हैं? एक चीज बेटा मैं आपको और बता दूं कि देखिए, जब भी आप क्वेश्चंस करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि आपको हर चीज को विजुअलाइजेशंस, नंबर सेकंड, हर क्वेश्चंस को, जैसे कि अपन जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, एक अपने आगे रेफरेंस रजिस्टर रखना है और रेफरेंस रजिस्टर में उन क्वेश्चनों को लिख लिख के रीड करना है। उससे होगा क्या? आपकी जो लिखने की स्टेमिना है वो भी बढ़ेगी। दूसरा, अपन क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और जो भी मात्राओं में, शब्दों में मिस्टेक होती है, वैसे तो आप लोग इतने अंडरस्टूड है कि आपकी मात्राएं वगैरह गलती नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनकी राइटिंग खराब है, तो वो राइटिंग की जो प्रैक्टिसिंग है वो इसी से होगी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप करें उन्हें लिख लिख के ही याद करना है। मैं नोट्स तो प्रिपेयर सिंपल लैंग्वेज में करा रहा हूँ। यदि नोट्स में कोई भी क्वेश्चंस पे आपको डाउट हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप उसे और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। बागर आता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बागर कहते हैं। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसी को बागर कहते हैं। इसका निर्माण प्राचीन मृदा के तौर पे किया जाता है। इसमें पाई जाने वाली मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। देखिए, सिंपल तौर पे मैंने क्या बताया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं। बागर मिट्टी एक प्राचीन मृदा के तौर पे पाई जाती है और यह एक ऐसे स्थानों पे पाई जाती है जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। 9 क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरक्षित वन किसे कहते हैं? आरक्षित वन किसे कहते हैं? देखिए, देश में आधे से ज्यादा वनों को आरक्षित घोषित कर दिया गया। उसके रीजंस क्या है? देखिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वाइल्ड जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। रीजंस क्या है? पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रही है, रहने के लिए जगह नहीं बची है, तो जंगलों को काटा जा रहा है, ट्री प्लांटेशंस हो नहीं रहा है, पेड़ों की कटिंग ज्यादा हो रही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने देश में आधे से ज्यादा जो क्षेत्र है, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क है, गिर राष्ट्रीय पार्क है, और अलग अलग राज्यों में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया है, जहाँ जंगली जानवर सुरक्षित रूप से बिना किसी दबाव की आसानी से अपना आवास रखते हैं, आसानी से सारी चीजें करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है कि यहाँ शिकार होगा या कुछ होगा, तो उनके लिए उन्होंने आरक्षित वनों का निर्माण कर दिया है। वन शॉट में हमने 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।